अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं 7वीं जमात की समाजी साइंस यानी आमोज़ेशी बाज़याबी इक्तसाबी नुकात 6 सफ़ा नंबर 21, 22 और 23, 24 लेकर हाजिर हूँ। आज का इक्तसाबी नुकात यानी आमोज़ेशी मुहासिल है अहदावस्ता के दौर के इंतज़ामी उमूर। इक्तसाबी मुहासिल यानी अहदावस्ता दौर के इंतज़ामी तरीक़ों की फ़हरिस्त करके वज़ाहत करेंगे। एक सल्तनत को मिसाल के तौर पर अगर हम लें तो वहाँ पर यानी इस हुकूमत का सारा काम कोई एक शख्स के ज़रिए किया जाना बहुत ही मुश्किल होता है। यानी कोई भी एक सल्तनत हो, जब हम मुग़ल एम्पायर लेते हैं, जब दिल्ली सलातीन का लेते हैं या विजयनगर सल्तनत, कोई भी सल्तनत का जब नाम लेते हैं तो हम सिर्फ़ एक बादशाह यानी पूरा काम संभालता था, ये तस्वुर करना मुश्किल है। लेकिन वो किस तरह इंतज़ाम संभालता था, इसकी वजह से उसका नाम लिया जाता है। इसलिए हर एक को एक-एक काम की ज़िम्मेदारी दी जाती थी। इस निज़ाम के मुताबिक हम अपना काम खुद करते जाते थे, यानी घर में भी हम अपना काम खुद करते जाते हैं। तो माँ घर की बावर्ची खाने की देखभाल करती है, बाप घर की ज़िम्मेदारी को पूरा करता है और बच्चे पढ़ने स्कूल जाते हैं। इसी तरह जब वो तारीख़ का मुतालिया करते हैं तो समझते हैं कि निज़ाम हुकूमत किस तरह का था, यानी आज से पहले क़दीम दौर में निज़ाम हुकूमत किस तरीक़े का था और इसकी देखभाल कौन किया करते थे वग़ैरह, ऐसे अवामिल या नुकात बहुत अहम होते हैं। जब बच्चों को बातचीत हम करेंगे तो बच्चों से सवाल जवाब करेंगे, आपके गाँव में ग्राम पंचायत या पटन पंचायत है ना, वहाँ का निज़ाम कौन अंजाम देता है। यानी जो पंचायत होते हैं तो वहाँ इंतखाबात भी होते हैं, तो वहाँ का निज़ाम कौन अंजाम देता है। बच्चे जवाब देंगे कि पंचायती अराकीन यानी गाँव के अफसरान, पीडीओ वग़ैरह। और फिर अगर हम सवाल पूछें तो आपके गाँव में क्या-क्या काम करते हैं बतलाइए, तो बच्चे आसानी से जवाब देंगे कि मोरियों का काम यानी निकासी का काम करते हैं, घर की तामीर करते हैं, पानी की फराहमी, घर और पानी का टैक्स वसूली का काम करते हैं। उस्ताद अगर पूछे तो अगर आप अपने घर या पानी का टैक्स की अदायगी नहीं करते तो क्या करते हैं? तालिब इल्म जवाब देंगे, पानी देना बंद कर देते हैं और फ़ाइन या जुर्माना आयद करते हैं। बिल्कुल इसी तरह तो यहाँ पर एक सरगर्मी के तौर पर बच्चों को दिया गया है पेज नंबर 21 में। देखिए चलते हैं देखेंगे। देखिए पेज नंबर 21। देखिए यहाँ पर एक सरगर्मी दी गई है, सरगर्मी पढ़ती हूँ। गाँव या शहर में रहने वाले गाँव के कलेक्टर, अहम अफसरान, बिल कलेक्टर, पीडीओ और इनमें से किसी एक से राबिता पैदा करें और इनसे क्या काम करते हैं, इंतज़ामिया किस तरह चलता है, इसके बारे में इंटरव्यू करके कमरे जमात में इसके बारे में बताएं। यानी बच्चों को कहें कि वो किसी पीडीओ से या विलेज पंचायत मेंबर से जाकर पूछें कि वो किस तरह काम किस तरह करते हैं, किस तरह इंतज़ामिया चलाते हैं। तो जो जवाब देंगे वो लिखावट के तौर पर या ऑडियो यानी रिकॉर्ड करके फ़ोन में वो बच्चों कमरे जमात में बच्चे शेयर कर सकते हैं और इसके ऊपर बहस व मुबाहिसा भी हो सकता है। उसके बाद इसी तरह इसका हवाला देते हुए हम समझाएंगे कि इसी तरह अहद-ए-वस्ता के दौर में हुकूमत करने वाले विजयनगर सलातीन, दिल्ली और मुग़ल सल्तनत बादशाहों के इंतज़ाम में कई इस्लाहात किए गए हैं। वो इस्लाहात क्या हैं, इसी तरह किस तरह किए गए इसके बारे में समझेंगे। तो इसे रिलेट करते हुए हम बच्चों को कनेक्ट करेंगे, वहाँ से वहाँ कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला आता है इक्ता निज़ाम। सबसे पहला आता है इक्ता निज़ाम। इक्ता निज़ाम ख़ानदान ग़ुलामा का राजा अल्तमश ने इंतज़ामी उमूर के लिए जारी करता निज़ाम इक्ता निज़ाम कहलाता है। तो ये पूछा भी गया था एग्ज़ाम में, इक्ता निज़ाम किसे कहते हैं। इक्ता निज़ाम यानी ख़ानदान ग़ुलामा स्लेव डायनेस्टी के राजा अल्तमश ने इंतज़ामी उमूर, जो पूरा शहरी और फ़ौजी इंतज़ामी उमूर संभालने के लिए एक निज़ाम क़ायम किया था, उसे इक्ता निज़ाम कहलाता है।
اس کے تحت ریاست کو بڑی اور چھوٹی اکائیوں میں تقسیم کر کے اپنے بھروسے مند سپاہیوں اور سرداروں کو بطور انتظامیہ افسران تعینات کیے جاتے تھے۔ یعنی جو بھروسہ مند سپاہی اور سردار ہوتے تھے، یعنی جو فوج کے سردار ہوتے تھے، تو انہیں پوری ریاست کو بڑی اور چھوٹی اکائیوں میں، جیسے آج کل تعلق اور ڈسٹرکٹ کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں، اس طرح وہ تقسیم کر کے وہ انتظام سنبھالنے کے لیے ان کو افسران منتخب کرتے تھے۔ شروعات میں یہ نظام اجرت پر مبنی تھا۔ فیروز شاہ تغلق کے زمانے میں یہ میراث میں تبدیل ہوا۔ یعنی شروع میں یہ اجرت پر مبنی تھا، جو انتظام سنبھالتے تھے تو انہیں ماہانہ کے طور پر اجرت یعنی پیمنٹ دیا جاتا تھا، تنخواہ دی جاتی تھی۔ لیکن فیروز شاہ تغلق کے زمانے میں یہی نظام چلتا ہوا تغلق کے پیریڈ تک بھی آیا۔ تو تغلق کے زمانے میں یہ میراث میں تبدیل ہوا۔ میراث میں مانے جو نظام سنبھال رہے تھے وہی ان کی وہ میراث ہو گئی، جیسے جاگیردار کہتے ہیں، تو اس وقت وہ ان کی میراث ہو گئی۔ اقتا سے مراد مشروط زمین یا زمین کے لگان کی تقسیم کی ذمہ داری۔ مشروط زمین یعنی شرطوں پر زمین دی جاتی تھی یا زمین کے لگان کی تقسیم کی ذمہ داری دی جاتی تھی۔ ان اقتا کے نگران کاروں کو اقتدار کہا جاتا ہے۔ اقتدار کہا جاتا ہے۔ بڑے اقتاؤں کے سردار انتظامیہ کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ فوج کی ذمہ داری بھی انہی کے ذمہ تھی۔ یعنی اس وقت کا نظام ایسا تھا، جو اقتدار تھے وہ فوج کی ذمہ داری بھی سنبھالتے تھے، جو سردار تھے۔ تو یہ ہوا ایک نظام جو التمش کے دور میں رائج ہوا۔ اور دوسرا ہے منصبداری۔ دوسرا جو نظام آتا ہے منصبدار، یہ مغل پیریڈ میں شروع ہوا۔ اکبر کی جاری کردہ فوجی اور شہری انتظامیہ کے نظام کو منصبداری نظام کہتے ہیں۔ منصب کا مطلب درجہ اور مرتبہ ہے، یعنی یہ منصبداری نظام یہ بھی انتظامیہ نظام ہی ہے۔ تو یہ اکبر کے دور میں شروع ہوا۔ شہری انتظامیہ نظام یعنی سیوکس، جو آج کل شہروں میں دیکھتے ہیں میونسپل کارپوریشن کے طور پر، یہ اس وقت کا اکبر کی جاری کردہ فوجی اور شہری انتظامیہ کے نظام کو منصبداری نظام کہتے ہیں۔ منصب کا مطلب درجہ اور مرتبہ ہوتا ہے، یعنی جو افسر جو جس درجے پر متعین کیے جاتے تھے ان کو منصب کے طور پر کہا جاتا ہے۔ یہ منصبداری ان کے ماتحت فوجیوں کی تعداد کی بنا پر درجات بنائے گئے ہیں، یعنی ایک سردار کو کتنے فوجی دیتے تھے اس کے تحت اس کا منصب یعنی اس کا پوسٹ ہوتا تھا۔ کم سے کم 10 سپاہی اور زیادہ سے زیادہ 12,000 سپاہی فوجی ہوا کرتے تھے۔ تو منصبداری میں کم سے کم 10 سپاہی ہوتے تھے ایک افسر کے انڈر، اور زیادہ سے زیادہ 12,000 سپاہی ہوا کرتے تھے۔ ہر منصبدار کی فوجی دیکھ بھال کے لیے ساتھ ساتھ ٹیکس یا لگان کی وصولی، قانون اور نظام کو سنبھالنے کی ذمہ داری ان کی تھی۔ تقریباً منصبدار غیر ملکی ہوا کرتے تھے۔ ان کے ٹرانسفر یا تبادلہ کرنے کا حق حکمرانوں کا ہوا کرتا تھا۔ ان کی تنخواہیں نقدی یا رقم کی صورت میں دی جاتی تھی۔ تو جو سردار ہوتے تھے، منصبدار ہوتے تھے، وہ زیادہ تر غیر ملکی ہوتے تھے۔ تو یہ تھا منصبدار کا نظام۔ اور تیسرا نظام ہے نائنکار، یعنی تیسرا نظام ہے نائنکار سسٹم یا نظام۔ وجے نگر سلطنت کے علاقائی انتظامی نظام کو نائنکار نظام کہا جاتا ہے۔ جو وجے نگر سلطنت تھی اس وقت جو شہری انتظامیہ سنبھالتے تھے اس کو نائنکار نظام کہا جاتا تھا۔ ہر صوبے کے لیے ایک نائک تقرر کیا جاتا تھا، یعنی ہر ایک صوبے، ایک اسٹیٹ کے لیے، ایک ریاست کے لیے ایک نائک منتخب کیا جاتا تھا۔ انہیں ٹیکس کی وصولی، فوجیوں کی دیکھ بھال، قانون اور نظام کے ساتھ ساتھ ضرورت پڑنے پر راجاؤں کو فوجیوں کو مہیا کرانے کی ذمہ داری دی جاتی تھی۔ تو یہ ایز اے چیف منسٹر، آج کل جو چیف منسٹر ہوتے ہیں وہی کا ہے۔ تو نائک کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ فوجیوں کی دیکھ بھال یعنی ملٹری کی دیکھ بھال، قانون یعنی کورٹ اور نظام کے ساتھ ساتھ ضرورت پڑنے پر راجا کو فوجیوں کو مہیا کرانے کی ذمہ داری دی جاتی تھی۔ جب جنگ ہوتے تھے تو پورے فوجی مہیا کرانے کی ذمہ داری نائک کی ہوتی تھی۔ یعنی ہر سال لگان کو بغیر کسی تلافی کے بادشاہ تک پہنچانا پڑتا تھا۔
जो भी टैक्स वसूल करते वो बादशाह तक पहुंचाना ज़रूरी था। ये लोग न सिर्फ अवाम की फलाह बहबूदी किसान के लिए ज़रूरी सरगर्मियाँ आबपाशी फ़न और फ़न तामीरात किया करते थे। तो जो लगान वसूल होता था उस वक्त अवाम की फलाह बहबूदी किसानों के लिए ज़रूरी सरगर्मियाँ वगैरह के लिए फ़न तामीरात के लिए इस्तेमाल होता था लगान। अवाम की फलाह बहबूदी के लिए मंसूबे तैयार करके इनके हौसला अफजाई तैयार करते थे ये उस वक्त। तो अब हमने 3 इक्ता निज़ाम, मनसबदार निज़ाम और नायनकार निज़ाम को पढ़ा। तो अब देखेंगे, ये देखिए मैप, इसमें हम देख सकते हैं ये जो है अल्तमश का निज़ाम, इक्ता निज़ाम का उस वक्त उनका इलाक़ा, और ये पूरा अकबर का है, मुग़ल सल्तनत है ये, मुग़ल सल्तनत का एरिया उस वक्त अकबर के दौर का हिंदुस्तान है ये। और इधर ये खिलजी डायनास्टी के वक्त, खिलजी के दौर का, अभी हम खिलजी को पढ़कर नहीं हैं, तो खिलजी के दौर का हिंदुस्तान था उस वक्त, उसकी सल्तनत थी। ये भी देखें, और ये देखें विजयनगर सल्तनत, पूरे दक्कन पर फैली हुई थी विजयनगर सल्तनत, और उसका ये श्रीलंका में भी था, श्रीलंका तक भी उसकी सल्तनत फैली हुई थी। देखें हिंदुस्तान पर ये इक्ता निज़ाम ये, हालांकि अल्तमश की सल्तनत अब भी वही सी थी, लेकिन देखा जाए तो इधर ही थी। इक्ता निज़ाम, ये मनसबदार निज़ाम देखिए अकबर का पूरा, ये यहाँ से लेकर इक्ता निज़ाम है, मनसबदार निज़ाम, इक्ता निज़ाम, मनसबदार निज़ाम और नायनकार निज़ाम है। ये नायनकार निज़ाम है, यहाँ पर क्लियर हो जाता है। तो तीनों में एकसानियत क्या थी? मीन्स ये तीनों निज़ाम भी शहरी इंतज़ामिया और फ़ौज की देखभाल के लिए और टैक्स वसूल करने के लिए बनाए गए थे। जो उस वक्त राजा बादशाह उनकी सल्तनतें बड़ी बड़ी हुआ करती थी और उनको देखभाल करना बहुत मुश्किल होता था, तो इस वास्ते ये निज़ाम वजूद में आए। अब यहाँ पर एक लास्ट सवाल दिया गया है, सरगर्मी, तो उसे देखें। सरगर्मी क्या है? इक्ता निज़ाम, मनसबदारी निज़ाम और नायनकार निज़ाम में मौजूदा यकसानियत की फहरिस्त बनाइए। इन्हें मौजूद यकसानियत क्या क्या थी? तो इक्ता निज़ाम में फ़ौजियों को बतौर इंतज़ामिया अफसरान, बतौर इंतज़ामिया के तौर पर फ़ौजियों को लेते थे और अफसरान को मुतय्यन किया जाता था फ़ौजियों के ऊपर। दूसरा, फ़ौजी और शहरी इंतज़ामिया होता था इक्ता निज़ाम में। और तीसरा, मशरूज़ ज़मीन या ज़मीन की लगान की तकसीम होती थी और निगरानकार को इक़्तिदार कहा जाता था। तो मनसबदार में फ़ौजियों को इनके दर्जे के बिना पर मनसबदार बनाया जाता था, यानी किस सरदार को, उसके फ़ौजी कितने ही, उसके तहत उतनी जगह देकर उसे मनसबदार बनाया जाता था। फ़ौजी और शहरी इंतज़ामिया, टैक्स की वसूली, फ़ौजियों की देखभाल, निगरान, तो उनके काम क्या थे? फ़ौजी और शहरी इंतज़ामिया होता था देखभाल, और टैक्स की वसूली और फ़ौजियों की देखभाल होती थी, और निगरानकार को मनसबदार कहा जाता था। और चौथा, नायनकार में इलाक़ाई इंतज़ाम, यहाँ पर इलाक़ाई इंतज़ाम होता था, टैक्स की वसूली होती थी और फ़ौजियों की देखभाल, निगरानकार को नायक कहा जाता था। तो ये था। नेक्स्ट पेज नंबर 25 खिलजी डायनास्टी पर है, वो बाद में लेकर आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।